नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं प्रत्येक चैप्टर जैसे ही समाप्त करूंगा, समाप्त करने के पश्चात आपको उसका मैं जितना भी हो सकता है एमसीक्यू आपको कराने का प्रयास करूंगा। और इस एमसीक्यू में लगभग आपको 60 से 70 से ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। और ये सभी एमसीक्यू एकदम एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है। जितना मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से ही पूरे मैंने एमसी को तैयार किया है। तो आप इस पूरे ऑब्जेक्टिव को एक बार जरूर देखिएगा और आप अपना एक कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग एक अपना कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। आप एक अपना कम से कम, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट आप जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए, मैंने जैसे आप कहा और आपको पूरा टॉपिक जितना भी है सब कराने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो जय हिंद। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। सबसे जो हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है। अगर मनुष्य से पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो याद रखिएगा जो रेशा होता है, जो फाइबर होता है, ठीक है, ये फाइबर जो है ये पौधों में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप मिलाते चलिए और आप अपने से भी प्रश्न को गेस करने का प्रयास कीजिए और सही तरीके से सभी प्रश्नों का अटेम्प्ट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो हम लोग का प्रश्न कर रहा है कि कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है। मैंने आपको ये बताया था और प्रश्न को जब मैंने थ्योरी पढ़ा रहा था उसमें आपको बताया था कि कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा होती है, तो वो होता है सुबेरी नामक। ठीक है, सुबेरी नामक पदार्थ होता है जिसके चलते कॉर्क में होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप एक बार इन सभी प्रश्नों को सही से देखिए और देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। सही से देखने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 कर रहा है कि वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं, ठीक है, वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है। तो जाइलम और फ्लोएम, इसको आपको बताया था कि जटिल ऊतक होता है और जटिल ऊतक दो प्रकार का होता है, जाइलम एवं फ्लोएम। तो कह रहा है कि किस में होती है, ब्रायोफाइटा में, ट्रेडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में, किस में होती है। तो ये होती है आपकी एंजियोस्पर्म में। याद रखिए किस में होती है, ये एंजियोस्पर्म में होती है। तो इसको बात को आपको ध्यान जरूर रखना है। चलिए आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर हमारा देखते हैं 4 क्या कर रहा है। समझिएगा, प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है। निम्न में से कौन विकल्प अंतर्वर्षी ऊतक के लिए सही नहीं है। जो अंतर्वर्षी ऊतक है उसके लिए सही नहीं है, वो कौन सा विकल्प है। कह रहा है कि ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं। कह रहा है कि मीट पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं और बाद में अस्थायी ऊतक बदल जाते हैं। ये तीनों ही गलत है। ठीक है, तीनों ही क्या है, गलत। कह रहा है कि ऊतक के लिए, सॉरी यहाँ पे ऊतक के लिए सही है। ठीक है, सही कौन सा है, तो ये तीनों ही क्या है, सॉरी ये तीनों ही प्रश्न आपकी जो है ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चल देखते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 करें कि निम्न में से कौन कार्य के आधार पर विभजोतक ऊतक नहीं है। ठीक है, कार्य के आधार पर कौन सा नहीं है, जो विभजोतक ऊतक नहीं है। तो देखिए ये अंतर्वर्षी जो है ये कार्य के आधार पर नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, संरचना के आधार पर होता है ये। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, पादप में सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार नहीं है। कह रहा है कि पादप में सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार नहीं है। कौन नहीं है, तो ग्राउंड जो मेरी स्टेम है ये सरल ऊतक का प्रकार नहीं है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर डी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन विकल्प मृदूतक के लिए सही है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो मृदूतक के लिए सही है। तो ये प्रोजेनकाइमा में सहायता करते हैं, सही है। एपिडर्मिस में जल वाष्पीकरण को रोकता है, ये भी सही है। और एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो कि सभी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अच्छे से देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। काफी मोटे दीवार, ठीक है, वाले मृत, यहाँ पे होगा मृत कोशिका से बना होता है। ठीक है, काफी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका से कौन बना होता है, तो वो दृढ़ ऊतक। कौन बनाता है, वो दृढ़ ऊतक बनाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए हम 9 देखें। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण किसका बना होता है। शरीर का बाहरी और जो भीतरी रक्षक आवरण किसका बना होता है, तो ये एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इसको बताया है, एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला ऊतक कौन है। ठीक है, ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला ऊतक कौन है, तो ये पछमल एपिथेलियम होता है। इस बात को ध्यान रखिए, मैंने कल इसको आपको अच्छे तरह से बताया था कौन कहाँ पाया जाता है। तो ये पछमल हो जाएगा एपिथेलियम, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11।
प्रश्न नंबर 11 करा है कि मृदुत्तक की कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। ठीक है, मृदुत्तक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, तो अंतरकोशीय स्थान पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 12 देखिए, जिस मृदुत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया था कल आपको कि जिस मृदुत्तक, ये मैंने प्रश्न आपको करवाया था, अच्छे से करवाया था, क्लोरोकाइमा क्या कहा था, इसको क्लोरेन काइमा कहा था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कल मैंने इसको अब थ्योरी क्लास में कराया था आपको, तो क्लोरेन काइमा होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 13 है, मूंगफली और बादाम के छिलकों में कौन पाया जाता है। ठीक है, मूंगफली और बादाम का जो छिलका होता है उसमें कौन सा होता है, तो जो स्क्लेरिड्स है ये पाया जाता है। इसको बात को ध्यान रखनी है, स्क्लेरिड्स पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, 14 क्या कर रहा है, कर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, करा कि कर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सुबेरिन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सुबेरिन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कर्क कोशिकाओं में पाया जाता है सुबेरिन, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 15 देखिए, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये जाइलम में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए कहाँ पाए जाते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम को आपको बताया था क्या कहते हैं, दारू, और फ्लोएम को क्या कहते हैं हम लोग, बास्ट। फ्लोएम क्या कहते हैं, बास्ट। तो ये दोनों जटिल ऊतक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हमारा देखते हैं। ठीक है, 16, पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है। ठीक है, पौधों की करा की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है, तो कल ही मैंने आपको सिखाया था, बताया था, इसको शीर्षस्थ होता है। क्या होता है, शीर्षस्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखिए, मृदुत्तक एक प्रकार है। ठीक है, करा कि मृदुत्तक एक प्रकार है, किसका प्रकार है, तो आपको बताया था सरल अस्थायी ऊतक। ठीक है, 3 प्रकार का होता है ये, तो सरल अस्थायी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये मृदुत्तक जो हो जाएगा वो सरल अस्थायी ऊतक का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या करें, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जीवित कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो मृदुत्तक और स्थूल कोण में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है, मृदुत्तक और स्थूल कोण में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए। ठीक है, विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, कह रहा है कि विभाजन की क्षमता होती है। कल मैंने आपको बताया था कि जो विभाजोत्की ऊतक होता है इसी के अंदर क्या होती है, विभाजन की क्षमता होती है। और इसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि जब विभाजोत्की ऊतक जो है वो धीरे धीरे करके अपनी विभाजन की क्षमता खो देती है तो उस समय क्या बनता है, उस समय वो अस्थायी ऊतक बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है वो, उस समय क्या बन जाता है वो, तो अस्थायी ऊतक बन जाते हैं। भी बात आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर हमारा 20 देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। कह रहा है कि किन कोशिकाओं की जो भित्ति है वो लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। तो अब आपको हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 का क्या हो जाएगा, दृढ़ ऊतक। क्या हो जाएगा, ये दृढ़ ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, ठीक है, गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। ठीक है, गैसों का जो विनिमय है वो किसके द्वारा संपन्न होता है। तो देखिए पौधों में होता है स्टोमाटा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। तो पौधों में जो स्टोमाटा या रंध्र होता है उसके चलते होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, कर्क कैम्बियम उदाहरण है। ठीक है, कर्क और कैम्बियम उदाहरण किसका है, तो वो पार्श्व, ठीक है, विभाजोत्तक का है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पार्श्व विभाजोत्तक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, इनमें से किस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, किस पौधे में क्या होता है, एरेनकाइमा पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, जो लवण युक्त वातावरण में पाया जाने वाला पौधा है, ठीक है, उसी में क्या होता है, एरेनकाइमा होता है। तब बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है। करेक्ट, किसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है, तो जो कोलेनकाइमा है। ठीक है, इस कोलेनकाइमा के अंदर लिग्निन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, पादप का जटिल स्थायी ऊतक कौन है। ठीक है, कह रहा है कि डैश पादप का जटिल स्थायी ऊतक कौन है। तो कल मैंने आपको दारू और बास्ट बताया था। ठीक है, दारू जिसको क्या कहा जाता है, कल बताया था मैंने आपको, जाइलम। क्या कहता है, जाइलम। और फ्लोएम को क्या कहा जाता है, बास्ट। ठीक है, फ्लोएम को किसको बोलते हैं हम लोग, फ्लोएम को। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फ्लोएम को। ठीक है, तो जो दारू और ये बास्ट कल मैंने बताया था फ्लोएम होता है, तो ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 26 देखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है कि पादप में अस्थायी कोशिकाओं के अपशिष्टीकरण से बने होते हैं। पादप में जो है वो अस्थायी कोशिकाओं के अपशिष्टीकरण से कौन बने होते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष विभजोतक उत्तक हो जाएगा ना, अप्रत्यक्ष विभजोतक उत्तक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 27, सुबेरी नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है। सुबेरी नामक जो कार्बनिक पदार्थ जमा होता है वो कर्क कोशिकाओं में, ठीक है। किसमें जमा होता है, वो कर्क कोशिकाओं में जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 28, जटिल उत्तक बना होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 क्या कर रहा है कि जटिल उत्तक बना होता है तो विभिन्न विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न विभिन्न क्या है कोशिकाओं के समूह से मिलकर ही जटिल उत्तक बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 29, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। करेक्ट, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो कल मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, जाइलम। पूरा थ्योरी मैंने पढ़ाया अच्छे तरीके से। जाइलम होता है जो नीचे से जल और खनिज लवण को ऊपर ले देने का काम करता है, और फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन बन जाता है उस बने हुए भोजन को चारों तरफ फैलाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। चलिए आगे देखिए, चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। कह रहा है कि चालनी नलिका बनाने में कौन भाग लेता है, तो फ्लोएम होता है। इसमें 3-4 भाग होता है, चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। तो कल मैंने इसको बताया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31 है कि सहकोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। किसमें पाई जाती है, सहकोशिकाएं। तो मैंने क्या बताया था, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक बार अगर आप देख लिए तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपके बनेंगे। आप एक बार विश्वास करके और अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 32, इनमें से किसमें, ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। करें कि इनमें से किसमें जो है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जो चालनी नलिका है ना, ये चालनी जो नलिका है इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते आगे प्रश्न में, प्रश्न नंबर हमारा देखिए 33 है कि जाइलम में कौन सजीव घटक होता है, ठीक है। जाइलम जो होता है उसमें कौन सा सजीव घटक होता है, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 34 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 कर रहा है कि समझिए, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा 34 कर रहा है कि म्यूसिलेज, टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, तो उससे हम लोग ग्रंथिल उत्तक कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए क्या कहते हैं, उससे हम लोग ग्रंथिल उत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 35, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तक की बनावट का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। उत्तक का मतलब बनावट का अध्ययन क्या कहता है, उसे हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए क्या कहते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 36, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से जरा, शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को अस्थिरित करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है, ठीक है। शरीर की सतह और अंगों को करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। इसे एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, तो संवेदी उपकला। क्या पाया जाता है, संवेदी उपकला। इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न हमारा 38 है, किरेटिन संश्लेषण किस उपकला उत्तक में होता है, ठीक है। जो किरेटिन संश्लेषण है वो किस उपकला उत्तक में होता है, तो ये अस्थिरित उपकला उत्तक में होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अस्थिरित उपकला उत्तक में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए बढ़ते प्रश्न नंबर 39, जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता, ठीक है। जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है, तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि जो केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है, केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है, तो कब, जब वो भ्रूणीय अवस्था में होता है ना, तब पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर देखिए हमारा 41 क्या कह रहा है, पेशाब का पीला रंग, ठीक है,
लाल रक्त कणिका में मरने के बाद किस भाग में बनता है? ठीक है, पेशाब का जो पीला रंग है वो लाल रक्त कणिका में मरने के बाद किस भाग में बनता है? ये बनता है पैरोल रिंग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसे बनता है? पैरोल रिंग में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि शरीर में कहीं पर भी चोट लगने या संक्रमण होने पर कौन उसका भक्षण करता है? ठीक है, कौन उसका भक्षण करता है? और कोशिका का कौन भक्षण करने कार्य करता है? तो होता है मोनोसाइट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन होता है? मोनोसाइट होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 43। टीकाकरण में किस श्वेत रक्त कणिका का सक्रिय कार्य होता है? ठीक है, जो टीकाकरण होता है उसमें किसका सक्रिय कार्य होता है? तो इसका हो जाएगा लिम्फोसाइट। किसका होता है वो? लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 पढ़ते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका किस उत्तक में पाई जाती है? कह रहा है कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो कोशिका है वो किस में पाई जाती है? तो याद रखिए, आपको बताया था कल मैंने, उपा अस्थि में। किस में पाई जाती है? उपा अस्थि में पाई जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर देखिए 45। ठीक है, प्रश्न 45 कर रहा है कि लिगामेंट का निर्माण करता है। ठीक है, लिगामेंट का निर्माण करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन करता है। तो इसका पीला तंतु में जो उत्तक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा और इसको VBI कर लीजिएगा। आपको लग रहा है ऐसा ना, VBI प्रश्न है। पीला तंतु में उत्तक इसका निर्माण करता है, तो ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। यहाँ आंसर भी है, आप देख लीजिए एक बार। आगे है अरेखित पेशी है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ना, अरेखित पेशी है कौन सा? तो जो अनैच्छिक पेशी है इसी को हम लोग अरेखित पेशी बोलते हैं। इसको ध्यान आपको रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 47 क्या कह रहा है कि मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है। मांसपेशी तथा अस्थियों को कौन जोड़ने का काम करता है? तो जो टेंडन है ना, कॉन्ड्रा जो टेंडन है, यही अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 48 देखिए। ठीक है, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना? तो 90%। कितना होता है ये? 90% है। इस बात को आपको ध्यान जरूर रखना है। और एक और बात आपको बता दे रहा हूँ, जो प्लाज्मा होता है इसमें आयतन के हिसाब से 55% ब्लड होता है। ठीक है, ये ब्लड का मतलब 55% भाग होता है आयतन के अनुसार। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। और ये रक्त का क्या है? ये रक्त का तरल भाग होता है। रक्त का क्या होता है? ये तरल भाग होता है प्लाज्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है? ठीक है, रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं। तो इसको बात को वो ध्यान जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाई जाती है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, समान उत्पत्ति और समान रचना एवं क्रिया, इस आधार पर ही उत्तक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे प्रश्न नंबर देखिए क्या करें 51 कि विभजोत्तक ऐसा उत्तक है जिसमें, ठीक है, विभजोत्तक ऐसा उत्तक है जिसमें क्या होता है? तो विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है। सही बात है, मैंने बताया था आपको। कोशिका भित्ति पतली एवं अंतरकोशीय रिक्त स्थान का भाव होता है, ये भी सही बात है। कोशिका द्रव सघन और बड़े केंद्रक युक्त होता है, ये भी सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी गुण इसके अंदर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, पौधों के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? ठीक है, पौधे के कारण है कि तने की लंबाई में किससे होती है? तो जो शीर्षस्थ विभजोत्तकी उत्तक होता है इसी के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 53 देखिए, घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? ठीक है, घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो इंटर कैलोरी। ठीक है, किसके कारण होती है? इंटर कैलोरी विभजोत्तकी उत्तक के कारण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम 54। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं। तो जो पेरीऑस्टियम के आंतरिक तल होता है यहीं पर पाया जाता है। याद रखिएगा, पेरीऑस्टियम के जो आंतरिक तल होता है यहीं पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 55, रक्त प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन के निष्कासन के बाद क्या बनता है? कह रहा है कि रक्त प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन के निष्कासन जब होता है तो क्या बनता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आप देखिए क्या है, मिलाइए अच्छे से। तो इसमें सीरम बनता है। क्या बनता है? सीरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बनता है यहाँ पर? सीरम बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं कि केंद्रक अनुपस्थित रहता है कहाँ पर? कह रहा है कि केंद्रक जो है वो अनुपस्थित रहता है कहाँ? तो वयस्क चालनी जो नालिका होता है इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
पौधों में फ्लोएम का यह कार्य है। पौधों में फ्लोएम क्या करता है, आपको पहले भी मैंने बताया फ्लोएम क्या करता है। तो आहार यानी भोजन, ठीक है, जो पौधे में भोजन बन गया उस भोजन के चालन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। सल्की या सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, जो सल्की या सल्काव एपिथेलियम उत्तक होता है इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो सुरक्षा देना। ठीक है, सुरक्षा देने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 59। ठीक है, प्रश्न 59 क्या कर रहा है, पछमाभी या पछमल एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक है, पछमाभी या पछमल एपिथेलियम पाए जाते हैं तो किसमें पाया जाता है, ट्रैकिया में। तो कहाँ हो जाएगा ये, ट्रैकिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 60 कर रहा है कि उपकला एपिथेलियम कैसा उत्तक है। ठीक है, कर रहा है कि उपकला जो एपिथेलियम है वो कैसा उत्तक है। तो इस बात को समझिए कैसा उत्तक है। देखिए 60 में क्या कर रहा है कि इसमें अक्सर कोशिका स्तर और कभी कभी एक से अधिक, ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक से अधिक कोशिका से ये बना होता है। तो यही होता है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 61। योज उत्तक का कार्य क्या है। ठीक है, योजी उत्तक है कि संयोजी उत्तक ही है, चाहे योजी उत्तक, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, वसा का संचयन करना और पदार्थों का परिवहन करना, ये तीनों काम है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 62। प्रश्न नंबर 62 क्या कर रहा है कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है। ठीक है, दो अस्थि को कहेगा तो लिगामेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिगामेंट। ठीक है, और मांसपेशी और अस्थि कहेगा तो कंडरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 63 क्या कर रहा है। तो देखिए प्रश्न बढ़िया है, अस्थि है मतलब अस्थि क्या है, पूछ रहा है कि अस्थि जो है वो क्या है, बताइए अस्थि क्या है। तो एक संयोजी उत्तक है, अस्थि क्या है, एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये दो प्रकार अस्थि और एक उपास्थि भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट मैंने आपको पीछे बताया है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, करा कि जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो जो एरियोलर उत्तक होता है ना, एरियोलर जो उत्तक होता है इसके अंदर ही पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 65। ठीक है, प्रश्न 65 कर रहा है कि ऑस्टियोनाइस्ट कोशिकाएं पाई जाती है ना, ऑस्टियोनाइस्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ये अस्थि में होती है। देखिए किस में होती है, अस्थि में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 66। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है। कह रहा है कि किसके एकत्र होने से शरीर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो ये जालवत संयोजी उत्तक। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी ये जालवत नहीं होना चाहिए, इसमें एडिपोज होना चाहिए। ठीक है, वसामय उत्तक एडिपोज होगा। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडिपोज उत्तक से होने से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 67। श्वेत रेशेदार उत्तक का निर्माण किसमें होता है। कह रहा है कि श्वेत और रेशेदार उत्तक निर्माण किसमें होता है, तो कॉलेन काइमा में। किसमें होता है, कॉलेन काइमा में। तो इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर देखिए आगे। प्रश्न नंबर हमारा 68 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि उपाअस्थियों में कौन सी, ठीक है, उपाअस्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है ना, उपाअस्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो कॉन्ड्रियोसाइट्स पाई जाती है। ध्यान रखिएगा क्या होती है कॉन्ड्रियोसाइट्स, पहले मैंने आपको बताया है। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं कि शिथिल संयोजी उत्तक में पाया जाता है। ठीक है, जो शिथिल संयोजी उत्तक है किसमें पाया जाता है, तो माइक्रोफेज, प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिका, इन सभी। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सभी में पाया जाता है। जल्दी देखिए, हम लोग पढ़ाते जल्दी खत्म करते हैं। प्रश्न नंबर 70 है कि पादप के दारू उत्तक के प्रकार नहीं है। कह रहा है कि दारू, दारू यानी क्या हो जाएगा, दारू मतलब आपको बताया था ना, क्या हो जाएगा, जाइलम। क्या हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, कह रहा है कि दारू मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जाइलम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कह रहा है कि जाइलम का कौन सा प्रकार नहीं है, तो कौन नहीं है, चालनी नलिका है, सहकोशिका है, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। ये तो फ्लोएम का है, तो ये कहाँ से होगा, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 71 देखिए, जंतु के उत्तक में भ्रूणीय बाह्य स्तर का विकास कर सकता है, कौन कर सकता है। कह रहा है कि जंतु कौन कर सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दिया है कि इसका विकास कौन कर सकता है, तो यहाँ पे उपकला है और तंत्रिका उत्तक है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए और डी क्या हो जाएगा, इसमें दोनों हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 72 देखिए, भोजन का संग्रह जंतु के किस उत्तक में होता है। कह रहा है कि भोजन का संग्रह जंतु के किस उत्तक में होता है, ये होता है पेशीय उत्तक में। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पेशीय उत्तक में होता है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 73 देखिए,
ऊतक फेफड़े के वायु कोष्ठ में पाया जाता है, मतलब डैश ऊतक के फेफड़े के वायु कोष्ठ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायु कोष्ठ में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो पट्टी, जो पट्टी उपकाला है यहीं पाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, ठीक है। 74 की तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? ठीक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो एक्सॉन होती है। क्या होती है? एक्सॉन, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है, ठीक है। आगे, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, ठीक है, संवेदना का जो चालन है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो ये तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। किसका होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन एक क्या है? रक्त कोशिका है। तो एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 77 क्या कह रहा है कि हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रण करता है? ठीक है, शरीर की गति को कौन नियंत्रण करता है? तो हो जाएगा हृदयक मांसपेशी। कौन करता है? हृदयक मांसपेशी करता है। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है कि आगे हम देखते हैं 78, रेखित मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि रेखित मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है? तो सर्कोमियर कहा जाता है। याद रखिए क्या कहते हैं इसे? सर्कोमियर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 79, एक्सॉन के संदर्भ में कौन सा तत्व सही है? कह रहा है कि एक्सॉन के संदर्भ में कौन सा तत्व क्या है? सही है। तो ये दूरगामी प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, ये दूरगामी प्रकृति का होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 80 हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 80 कर रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपको भी पता होगा, तंत्रिका कोशिका। मैंने बताया पहले कौन सी कोशिका हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर और थोड़े बचे हैं, देख लेते हैं, एक दो प्रश्न और हैं। प्रश्न नंबर देखिए 81 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प विभजोत्की ऊतक का नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि कौन सा विभजोत्की ऊतक का नहीं है। तो यहाँ पे स्थूल कोण है, देखिए ये जो स्थूल कोण है ये किसका है? ये सरल अस्थायी ऊतक है, ठीक है, किसका है? सरल का है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है कि डैश पादप के सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है। कह रहा है कि पादप के सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है। कौन नहीं है? दारू नहीं है, क्योंकि दारू किसका है? जटिल का है। मैंने आपको बताया ना, दारू जाइलम होता है, जटिल का है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको कुल यहाँ पर 80 प्रश्न लगभग थे, जिसको मैंने आपको अच्छे तरीके से करा दिया। आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे तरीके से देखने का प्रयास जरूर कीजिए, और जैसा भी हो आप एक बार अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।